हर्यक वंश की स्थापना करने वाला मुख्य रूप से माना जाता है बिंबिसार, और इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है नागदशक। संस्थापक अंतिम राजा। दूसरा वंश आता है मुख्य रूप से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का समय है 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही माना जाता है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो मुख्य रूप से माना जाता है काकवर्ण। उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का समय है 344 से 323 ईसा पूर्व। इस वंश का जो संस्थापक है वो है महापद्मनंद। और इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है गणानंद। हाँ बिल्कुल, आपको अगर याद हो तो गणानंद वही है जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने वध किया था। और मौर्य वंश का समय माना जाता है 323 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक था वृहदत्त। अंतिम शासक हो गया वृहदत्त। इसके बाद है शुग्नवंश। शुग्नवंश की स्थापना का समय माना जाता है वही 184 ईसा पूर्व से मुख्य रूप से माना जाता है 75 ईसा पूर्व। समय ईसा पूर्व का ही है। शुग्नवंश का संस्थापक मुख्य रूप से था पुष्यमित्र शुग्न या शुंग। और अंतिम राजा शुग्नवंश का माना जाता है अपने देवभूमि या देवभूति। देवभूति इसका अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद भारत में आता है कण्व वंश, मुख्य रूप से 75 से 30 ईसा पूर्व। कण्व वंश, इसका संस्थापक था वासुदेव। और अंतिम जो है माना जाता है वो है सुशर्मा। अंतिम इसका शासक था सुशर्मा। उसके बाद सातवाहन वंश। यहाँ हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ समझना, क्योंकि सातवाहन वंश का समय बिल्कुल ही चेंज परिस्थिति में आएगा। यहाँ मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि ये जो कालक्रम दिया गया है और ये जो कालक्रम दिया गया है इसका सातवाहन वंश का, ये माना जाता है 60 ईस्वी से। और उसके बाद इसमें कुछ फेरबदल अलग अलग शासकों के समय रहा। अपन को मेन बात ये समझनी है कि इस बीच में भारत में कई विदेशी आक्रमण भी हुए थे, तो उसमें यहाँ पर आकर इम्पोर्टेंट समझते हैं ये जो राजवंश था ये सिर्फ निश्चित एक भारतीय क्षेत्र में या इतना बड़ा राजवंश नहीं था। मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से कि हर्यक वंश मुख्य रूप से जो माना जाता है, यहाँ एक मगध साम्राज्य हुआ करता था बिहार क्षेत्र में। मुख्य रूप से हर्यक वंश वहीं का था। शिशुनाग वंश उसके पश्चात उसने ही इस वंश के अंतिम शासक नागदशक का वध करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। काकवर्ण का वंश करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी। और नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। यहाँ पर मौर्य वंश के समय याद रखना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के समय भारत के जो 16 महाजनपद थे वो थोड़े बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, छोटा बड़ा राज्य होता रहा था। लेकिन मौर्य वंश के समय लगभग संपूर्ण भारत एक हो चुका था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण भारत भी अपन कह सकते हैं, व्रज भारत पूरा एक हो चुका था। इन क्षेत्रों में पूरे में मौर्य वंश का राजवंश प्रारंभ हुआ था, इसी ने सबको एक किया था। इसी बीच में मौर्य वंश के पहले भारत पर जो राजवंश आया था विदेशी आक्रमण करता, अगर अपन बात करते हैं तो 4 क्रम अपन को इसमें बीच में ध्यान रखने हैं। विदेशी
आक्रमणकर्ता। ध्यान रहे ये प्राचीन काल के समय में भारत में जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे वह कौन कौन से थे। पहला आया था यूनानी। मुख्य रूप से यूनानी आक्रमण, 4 जाति आएगी अपने। यूनानी आक्रमण, यूनानी के बाद में आएगा यूनानी के बाद में है शक, शक के बाद में है कुषाण, और कुषाण के बाद में आएगा अपने हूण वंश। यूनानी में मुख्य रूप से जो भारत पर आक्रमण करने वाले थे वह था मेनांडर की। अगर बात कर लेते हैं अपन, सिकंदर की बात कर लेते हैं। मुख्य तो पहले सिकंदर ही है, फिर मेनांडर वगैरह और भी इनके वंशज वगैरह, सेल्यूकस वगैरह, उनके आक्रमण हुए थे। ये आक्रमण ध्यान रखना लगभग मौर्य वंश के पहले के हैं। मेनांडर बाद का है। मौर्य वंश के पहले भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश शुरू होता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज जो था अंतिम शासक वृहदत्त, इसका वध किया था पुष्यमित्र ने और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है। इसके बाद में भारत में पुनः जो इतना बड़ा क्षेत्र था वो वापस टुकड़ों में विभाजित होना शुरू हो गया, और इसके बाद में शकों का आक्रमण हुआ और भारत जो शक जाति थी वो भारत में ही बस गई। फिर कुषाणों का आक्रमण हुआ, कुषाण भी आकर भारत में बस गए, भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए। फिर हूणों का आक्रमण हुआ। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कुषाण और हूण, जब शक और कुषाण आए तब भारत की स्थिति बिल्कुल बिखरी हुई थी, और इसी बिखरी हुई स्थिति से लेकर जब अपन इम्पोर्टेंट बात करते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं, भाई ये समय जो था मुख्य रूप से इस समय में भारत की स्थिति पूर्ण रूप से छोटे छोटे राज्यों में वापस विभाजित हो गया था। किस किस के समय? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवांश, ये अलग अलग क्षेत्र के राजवंश पनपना प्रारंभ हो गए थे, जिस समय भारत का पुनः विघटन हो गया था। लेकिन गुप्त वंश के समय वापस संपूर्ण भारत एक होना प्रारंभ हुआ। वो समय है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश। अब अंतर यही है समय का, ये ईसा 60 ईस्वी से ये 240, इधर 75। अगर आप अंतर समझोगे यहाँ पे तो बहुत बड़ा अंतराल मिलेगा। उस अंतराल में ही शक और कुषाणों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और अपने राजवंश की स्थापना की थी। उसको अपन अलग से विदेशी जातियों में पढ़ेंगे। ठीक है। और कुषाण, याद रहे, कुषाण और हूणों के बीच में भारत को संपूर्ण एक करने वाला जो राजवंश था वो था गुप्त वंश। भारत में उस समय आया था गुप्त वंश। ठीक है। उसके बाद भारत का पुनः विघटन हो गया। गुप्त वंश के बाद में भारत के राज्य पुनः विघटित होती गए अलग अलग जगह। यहाँ गुर्जर प्रतिहार, यहाँ राष्ट्रकूट, यहाँ पाल, यहाँ वर्धन, यहाँ चोल, यहाँ चेर, यहाँ पांड्य, और यहाँ पर राष्ट्रकूट, चालुक्य। ये दक्षिण भारत के मुख्य रहे थे। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, पांड्य, चेर जो दक्षिण भारत में राज कर रहे थे, और राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, वर्धन ये उत्तर भारत के मुख्य राजवंश थे। कब से? 600 से लेकर 900 ईसा के समय में। जो अपन बात करते हैं इस काल का, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ में मुख्य रूप से 600 से 900। इसके बाद गुप्त वंश के पतन के बाद में भारत में ये मुख्य रूप से राजवंश अलग अलग क्षेत्रों में राज कर रहे थे। भारत पुनः विघटित हो चुका था और अपने आप में एक नए राज्य के रूप में थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके पहले आपको ये जो प्राचीन काल का समय कालक्रम बताया गया है ये अच्छे से नोट करना है, अच्छे से समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे समझ लो, उसके बाद ही हम आगे अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये काल का जो यहाँ अंतर आता है उसमें याद रहे कि इन्हीं विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पुनः विघटित हो गया छोटे छोटे राज्यों में। गुप्त वंश ने इसको वापस एक कर दिया था, लेकिन गुप्त वंश के पतन के बाद में वापस भारत अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया। और इसी का फ़ायदा विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने उठाया था।
याद रहे, शक, कुषाण और हूण भारत में बस गए और भारत में ही अपनी नए क्षेत्रीय के अनुसार क्षेत्रीय जातियों के नाम रखे और इन्होंने अपना यहाँ जीवन यापन करना शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति में ही ये लीन हो गए। कालक्रम हमें ध्यान होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, मौर्य काल। अपने 12th क्लास में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से शुरू होगा, मौर्य काल से। इसको हम विस्तार से फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।